हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरएक्स इंडिया। आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत सारे आईपीओस के बारे में। कैनरा हो गया, कैनरा अरेबिको का जो एएमसी का आईपीओ था, एंड कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस वाला आईपीओ। उसके अलावा टाटा कैपिटल की अलॉटमेंट कल रात में आउट हो चुकी है, उसके बारे में 2 मिनट में बातें मैं कर लूंगा यहाँ पे। एंड एलजी के बारे में। इसके अलावा मैंने एक छोटी सी रील अपलोड करी जहां पर मैंने एलजी के आईपीओ के ऊपर हल्का सा टैक्सेशन को समझाने का ट्राई किया, क्योंकि कल मेरे पास 2-3 लोगों ने पूछा था। अब उसमें कुछ लोग देखो डिबेट करने लग जाते हैं, मुझे कोई उसमें आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, क्योंकि देखो मुझे मेरी नॉलेज पता है और मुझे कमेंट्स पढ़ के सामने वाले की भी नॉलेज समझ में आ जाती है कि कौन कितना नॉलेजेबल है, कौन कितना नॉलेजेबल नहीं है, कौन कितना आईटीआर फाइल करता है। इट इज जस्ट डैट चड्डी पहने हुए छोटे छोटे आजकल के बच्चे गूगल करने के बाद मुझे ज्ञान पेलते हैं। तो वहाँ मेरी थोड़ी फटक जाती है, तो कि फिर मुझे वहाँ पर खींच के थप्पड़ मारने का मन करता है बहुत कस के। एक सीए हायर कर लो, मेरी मत सुनो। एक जाओ जहाँ भी रहते हो, उस सीए को हायर करो, उससे पूछो, वो तुम्हें बताएगा कि क्या लिमिट्स हैं, क्या लिमिट नहीं है, कितना ओल्ड टैक्स रिजीम में हो। अगर मैंने पूछ लिया यहाँ पर आधों से कि तुम लोग ओल्ड में आते हो या न्यू में आते हो, तुम लोग उसका भी जवाब नहीं दे पाओगे। तो प्लीज़ मुझसे टैक्सेशन पे डिबेट मत किया करो। आई एम नॉट अ सीए, बट मैंने मैंने अकाउंटेंसी में लेवल 1 क्लियर कर रखा है सीए का। मुझे पता है, तभी मैं पूरा प्रॉपर सीए नहीं हूँ, तो मैं अपने आप को कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ। बट प्लीज़ गूगल पे देखने के बाद मेरे इस कमेंट सेक्शन में डिबेट मत किया करो कि कितने पे आईटीआर फाइल करना है, कितने पे आईटीआर नहीं फाइल करना है। क्योंकि अगर तुम लोग नॉलेजेबल होते, अकल वाले होते, तो ज़ीरो इनकम तुम लोग ज़ीरो इनकम टैक्स रिटर्न भी, क्योंकि अगर कभी भी उसके बाद ज़ीरो इनकम टैक्स भी सर्च कर लिया होता, इसको हम लोग नील इनकम टैक्स रिटर्न के नाम से फेमस है ये। तो तुम लोग के सामने बहुत वीडियोस आ जाती, तो तुम लोग उनको देखते कि नील इनकम या ज़ीरो इनकम रिटर्न क्या होता है। इनकम टैक्स रिटर्न में 2.5 लाख रुपए की लिमिट, 3 लाख रुपए की लिमिट, भाई ऐसे नहीं होती है। वो इनकम टैक्स रिटर्न में हेड होते हैं 5। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। वो लिमिट जो तुम लोग गूगल पे देख के ज्ञान मुझे पेलते हो, वो देखो 2.5 लाख रुपए का किसी ने मुझे ज्ञान पेल दिया। इफ योर एनुअल इनकम इज मोर देन 2.5 लाख रुपए, देन यू शुड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। या ठीक है, ये देखो ये लगा हुआ है, ठीक है, इन इन आवर कंट्री। बट ये 2.5 लाख रुपए की जो लिमिट है, ये इनकम फ्रॉम सैलरी है। और मैं जो बात कर रहा हूँ वो शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ। उसमें इनकम टैक्स तुम लोग रिटर्न नहीं भरते हो कभी भी। अगर जीवन में हल्की सी बुद्धि यूज कर लो, तो तुम लोग जो टैक्सेशन के जो स्लैब्स होते हैं शेयर मार्केट पे, वो नहीं लगते हैं भाई। प्लीज, इसलिए मैं थोड़ा सा रूड हो रहा हूँ, हाथ जोड़कर सॉरी बोल रहा हूँ। गूगल से देख के ज्ञान मत पेला करो, सीए के पास जाओ, वो बताएगा। शेयर मार्केट में इनकम टैक्स रिटर्न के स्लैब नहीं लगते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के स्लैब्स लगते हैं। और शॉर्ट टर्म की कोई लिमिट नहीं है। अगर तुमने 10 रुपये भी प्रॉफिट किया है शॉर्ट टर्म में और तुम्हारा लॉस नहीं है, तो तुम्हें उस 10 रुपये पे भी 20% का टैक्स देना है। वो बात अलग गई कि इन हिंदुस्तान में मोर देन मोर देन क्या, हार्डली 1 और 2% पीपल फाइल देयर आईटीआर, और बच्चों 98% लोग फाइल नहीं करते हैं। और अनलकली और लकली उन पे कोई भी एक्शन नहीं होता है। नाउ द रीजन आई कांट विन विद यू इज दैट यू आर विद द 98% एंड आई एम विद द 2% ऑफ द पीपल। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिबेटिंग विद यू। इसीलिए मैं कुछ इस पर डिबेट नहीं करना चाह रहा हूँ। मुझे ये पता है कि मेरी कितनी सही है और सामने वाला कितना सही बोल रहा है। मैं इस पर कोई मतलब सॉरी वॉरी नहीं हूँ। मैं सही हूँ गलत हूँ मुझे वो पता है। और न्यू टैक्स रिजीम में अलग रूल थे, ओल्ड टैक्स रिजीम में थोड़े से अलग रूल थे। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे 1.25 लाख रुपए की लिमिट है। अगर तुम कोई भी शेयर 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हो और फिर उसको बेचते हो, तब तुम्हें 12.5% का टैक्स देना है। और वो भी तब जब तुम्हारा वो जो प्रॉफिट है वो 1.25 लाख रुपए से ऊपर का है। अब ये बहुत सारी, इट इज़ अ ह्यूज टॉपिक टू डिस्कस ऑन। एग्रीकल्चर इनकम पे तुम्हें टैक्स ही नहीं देना होता है, इसलिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या बड़े बड़े आजकल तो सब बिजनेस वाले भी एग्रीकल्चर इनकम दिखाने लग गए हैं। कैश का सारा माल एग्रीकल्चर से अवॉइड कर लो, कोई टैक्स भी नहीं देना है तुम्हें। तो दीज आर वेरी वास्ट टॉपिक। इसको मैं और आप ना डिस्कस करें तो बेटर रहेगा। कोई सीए हो, कोई अच्छे हो, आप उनके पास जाइए, उनको हायर करिए। मेरी कोई औकात नहीं सीए के सामने, मैं खुला बोल रहा हूँ। आप उनके पास जाइए, उनको हायर करिए, उनको पेमेंट करिए, उनकी जो भी फीस वगैरह वो लेंगे आपके इनकम वगैरह के हिसाब से, उसको रिटर्न फाइल करेंगे।
But please, the thing I hate the most is when the people, like some of them who comments in my comment section, just Google things up and एक दो लाइनें वहां से पढ़ के अपने आप को बड़ा तेज स्मार्ट खान समझने लग जाते हैं और फिर मुझे ज्ञान पेलते हैं। आई हेट दैट थिंग द मोस्ट। हम लोग शेयर मार्केट में हैं, इतिहास में कभी भी शेयर मार्केट में इनकम टैक्स के जो स्लैब्स होते हैं उनके हिसाब से टैक्स नहीं जाता है भाई 10, 20, 30%। उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जाता है, विच आर डिफरेंट फ्रॉम द टैक्सेशन स्लैब्स, जो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर सबको पता होगा। दे आर टू डिफरेंट थिंग। आपकी इनकम जीरो होगी, उसमें मत आईटीआर फाइल करो, कुछ नहीं होने वाला। ऑल दो जीरो आईटीआर भी फाइल होते हैं, उससे आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा। अब जो लोग आईटीआर फाइल नहीं करते हैं ना, भगवान ना करे तो अभी तुम अगर लोन लेने खड़े हो जाओगे तो उस समय तुम्हारी बैंड बजेगी। मैं एकदम फैक्चुअल बातें कर रहा हूँ। उस समय तुम्हें लोन या तो मिलेगा नहीं, और लोन मिल भी जाएगा तो डिफरेंट हेड में लोन मिलेगा। जिस हेड के लिए तुम अप्लाई करोगे तुम्हें उसमें वो लोन नहीं देंगे, वो तुम्हें पर्सनल लोन दे देंगे, वो तुम्हें दूसरे लोन दे देंगे। उसमें तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो तुम्हें 9 या 8% में मिल सकता था, वो तुम्हें 15% में मिलेगा। तब तुम्हारी बैंड बजेगी, तब तुम कहोगे अबे आईटीआर फाइल कर दिया होता, जीरो ही फाइल कर दिया होता, थोड़ा ही फाइल कर दिया होता, लाख रुपए का ही फाइल कर दिया होता। तब कहोगे, तब आग से आंसू निकलेंगे, तब बैंड बजेगी तुम्हारी, तब समझ में आएगा। और इसके अलावा इनकम फ्रॉम ये सारे हेड्स में तुम्हारी इनकम जीरो भी हो, लेकिन अगर तुमने शॉर्ट टर्म में 50,000 रुपये भी इक्विटी मार्केट से कमाए हैं, तो उस 50,000 रुपये का तुम्हें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि कितना होता है 20%, वो तुम्हें पे करना है। तुम नहीं पे करोगे तो अब यहाँ पे अब फ्लॉ है कि कुछ नहीं होता है, इसीलिए लोग कमेंट सेक्शन में उछलते हैं, क्योंकि कुछ होना नहीं है। अगर कभी नोटिस आ गई गलती से, जो कि नहीं आएगी, मुझे पता है नहीं आएगी, कुछ कुछ नहीं होता, जो कि अब नहीं होता तो वो सरकार की गलती है भाई। बट उस चक्कर में आप जो फैक्ट हैं उनको नहीं बदल सकते हो कि हम तो फाइल ही नहीं करना होता है। अरे फाइल नहीं करते हो, कुछ नहीं होता है, वो एक अलग बात गई। बट लीगली, एथिकली, मोराकली, जो भी कह लो, यू शुड फाइल योर आईटीआर। बाकी मैं फॉर या अगेंस्ट में नहीं हूँ भाई, आप ना भी फाइल करो। अगेन एक पॉइंट आ जाता है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम टैक्स दे भी देंगे तो क्या ही हो जाएगा उससे, सरकार तो करप्शन वगैरह है। वो मेरा डिसीजन नहीं है भाई, वो आपकी मर्जी। मैं फाइल करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ वो पॉइंट बताता हूँ जो अगर करता है तो उसको देना है, नहीं करते हो मत करो, मेरी जेब से कुछ नहीं जा रहा है। करोगे भी तो मेरी जेब में कुछ नहीं आ रहा है। तो ना मैं करने को बोल रहा हूँ, ना मैं ना करने को बोल रहा हूँ। अगर कोई करता है तो 20% जाएगा, नहीं करता है तो भैया आप जानो, आपका काम जाने, मुझसे मतलब नहीं। ठीक है, मैं ये सिर्फ एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा था और एक्सप्लेन करना चाह रहा था। अब आ जाओ यहाँ पर आगे के आईपीओस के बारे में। एलजी आईपीओ की आ जाएगी आज अलॉटमेंट बाहर, जो कि के फिनटेक की वेबसाइट पे आप लोग चेकआउट कर पाएंगे रात में ये मान के चलिए 11:30 बजे के आसपास अलॉटमेंट आएगी। हो सकता है 12 बजे के बाद आए, जो डेट है वो टेक्निकली चेंज होकर यहाँ पर कल की लग चुकी होगी। बाकी प्रॉफिट में मैं लगातार देख रहा हूँ, प्रॉफिट्स वगैरह में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट ही होता वो नजर आ रहा था। 36% से जीएमपी ऊपर निकल चुकी है, 450 की तरफ धीमे धीमे जा रही है, 420 रुपये के आसपास पहुंच चुकी है। तो वही मतलब 5,500 रुपये के आसपास का प्रॉफिट अब होता हुआ नजर आ रहा है। जो बेचेंगे 1 साल से पहले और आईटीआर फाइल करते हैं तो 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि इतना होता है, ये उनको नेक्स्ट ईयर का जब वो अपना फाइल करेंगे, मतलब जो नेक्स्ट ईयर इस साल का फाइल करेंगे, तब उनको वहां पर देना होगा 1,000 रुपये के आसपास। वो अपने आप आ जाएगा। आप सीए के पास जाएंगे, सीए से स्टेटमेंट मांगेगा, वो स्टेटमेंट सारे अपलोड हो जाएंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, वो कैलकुलेट कर देंगे। या अगर आप लोग सेल्फ फाइलिंग भी करते हो, अगर कोई सेल्फ फाइलिंग भी करता है, आजकल तो बहुत सारी वेबसाइट्स वगैरह भी आ गई हैं, वहाँ पे भी तुम डालोगे तो वो ऑटोमेटिक कैच कर लेगा। फिर इसको तुम ना हटा पाओगे, तुम हटा ही नहीं सकते ना इसको, क्योंकि वो तो नियम है ना, नियम कौन बदल सकता है सरकार के अलावा। तो ये तुम्हें करना ही करना है। बाकी अलॉटमेंट के जो चांसेस है वो मैंने आप लोग को मॉर्निंग में उस रील के थ्रू बता दिए थे, 2 में से 1 को मिलेगा, 4.5 में से 1 को मिलेगा, 16 में से 1 को मिलेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि एच&आई कैटेगरी में क्यों हमें सिर्फ 14 ही लॉट मिलती है, चाहे बिग हो चाहे स्मॉल हो। क्योंकि एच&आई कैटेगरी इज एन एच&आई कैटेगरी, उसके अंदर स्मॉल और बिग दो अलग कैटेगरीज आती हैं, जस्ट टू मतलब जस्ट टू, ताकि बाइफरफिकेट हो जाए अलग अलग दो कैटेगरीज में। मिलती एच&आई में 14 ही लॉट हैं, सिर्फ 2 लाइन लगा दी जाती हैं। एक जो ज्यादा अल्ट्रा एच&आईज है उनकी लाइन अलग कर दो, मिलेंगे उनको भी 14 ही। उनको 10 लाख रुपए से ऊपर की लॉट लगानी होगी, जो कि 68 लॉट्स में आती है। आपको भी 10 लाख रुपए का लगाओगे, मिलेंगी 2 ही लाख रुपए की। बाकी का जो 8 लाख रुपए है वो आपको रिफंड आ जाएगा।
लाइन छोटी हो जाती है तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर इनको भी 14 ही मिलनी है और इनको भी 14 ही मिलनी है। फर्क इतना है, या 4 में से लोगों को, एक लोगों को मिल जाएगी, यहाँ पे 16 में से एक लोगों को मिलेगी, दोनों को बराबर मिलेगी, बट चांसेस का फर्क आ जाता है। और स्मॉल एचएनआई में आप 2 लाख रुपए की लगाओ चाहे 8 लाख रुपए की लगाओ, मिलनी 2 लाख रुपए की है। तो मैं इसलिए मैं कहता हूँ कि 2 लाख रुपए की लॉट लगाइए और आपको फिर 14 लॉट अगर मिलनी होंगी, लकीली अगर आप उसमें आओगे तो आपको मिल जाएगी। तो क्योंकि कुछ कई लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे, अब ये लोग पता है कौन है, कई लोग क्या करते हैं, मुझे एक 19,000 लोगों में से मैं कह सकता हूँ कि 15,000 लोगों ने रील देख के फॉलो किया है। अब रील होती थी पहले 60 सेकंड की, और अभी 2-3 महीने से वो हो चुकी है 3 मिनट की। तो लोगों ने मुझे रील देख के फॉलो कर लिया है, वीडियो वो देखते नहीं है, वीडियोस के मुझे व्यू ही बताते हैं कौन कितनी वीडियो देखता है। ठीक है, तो अब जब वो कभी कभी मेरे रील बनाते समय मुंह से कुछ नया निकल जाता है, जब तो उनको लगता है, हैं ये क्या बोल रहा है, ये क्या बात कर दी उसने। तो उन लोगों को होश आता है ये क्या बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है। तो उनको लगता है कि ये आउट ऑफ द वर्ल्ड क्या बोलने लग गया मैं। बिग एच एन आई में सेम अलॉटमेंट मिलती है स्मॉल एच एन आई में, आउट ऑफ नोवेयर प्रपोर्शनेट बेसिस पे मिलती है, ये तो लॉटरी बता रहा है। सर चीज़ें चेंज होती रहती हैं, आप लोग रील देख के फॉलो करते हो, ठीक है अच्छी बात है, मेरा बेनिफिट होता है फॉलो करने का, वरना रील से मुझे कुछ मिलता नहीं है। एज अ यूट्यूबर रील से कोई फ़ायदा नहीं होता है, ये मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अगर मेरे किसी भी रील पे अगर 12-15 हज़ार व्यूज़ भी अगर आ गए होंगे ना, जैसे कि कल ही वाली इस पे देखो इतने आए हुए हैं, इस पे कोई फायदा नहीं हुआ है, रेवेन्यू रील का कभी नहीं होता है ब्रो। अगर मैं तुम्हें सबसे बड़ी रील का दिखा देता हूँ, आई थिंक 1 लाख व्यूज़ आए थे, 70,000 व्यूज़ आए थे, एंड जस्ट इमेजिन कि मुझे क्या ही मिला होगा, खाली 50 रुपये मिले थे मुझे, वो भी 80,000 व्यूज़ पे। रील से कोई बेनिफिट नहीं होता है, बस इंगेजमेंट बढ़ती है। और प्लीज़ इसलिए मैं कहता हूँ वीडियोस को देखा करो, क्योंकि रील पे सारी बातें बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है। रील देख के फॉलो कर रहे हो, वेरी गुड, रील देखो अपडेट रहने के लिए कि मार्केट में क्या हो रहा है, लेकिन रूल्स और चीज़ें जानने के लिए आपको वीडियोस कभी कभी हफ्ते में 1-2 बार देख लिया करो, आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या क्या बातें कर रहा हूँ। आउट ऑफ नो वेयर सब कोई नई बातें मैं नहीं कर देता हूँ। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एलजी की बात यहाँ कंप्लीट हो चुकी है, अलॉटमेंट यहाँ पर शाम को आ जाएगी। रूबीकॉन के बारे में, रूबीकॉन का आईपीओ का भी आज डे 2 हो चुका है, एंड मंडे को आखिरी दिन रहेगा इस आईपीओ में एप्लीकेशन फाइल करने का। एज ऑफ टुडे आज था डे 2, अभी वैसे डे 2 यहाँ पर चल ही रहा है। रिटेल कैटेगरी में आईपीओ लगभग 4 गुना के आसपास हो चुका है, सब्सक्राइब सॉरी एप्लीकेशन वाइज लगभग 3 गुना के आसपास हो चुका है, 3.22 हो चुका है। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि मोटा मोटा ये 4 गुना से भी ओवरटेक तो कर ही लेगा, क्योंकि एलजी का आईपीओ का रिफंड आज आ जाएगा, आज या कल में, तो लोग उसके बाद रूबीकॉन वगैरह में अप्लाई कर देंगे, बाकी टाटा वाले भी मंडे तक यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो अब जीएमपी भी यहाँ पे डिसेंट चल रही है, बट एक फैक्टर है कि रूबीकॉन का यहाँ पर जो रिटेल कोटा है वो खाली 10% का रखा गया है, इसीलिए खाली 94,540 लोगों को ही अलॉटमेंट मिलेगी। तो ये एक छोटा नंबर है, क्योंकि एलजी में यही नंबर 27 लाख लोगों का है, 27 से 23 लाख लोगों का है, तो उसके सामने बहुत छोटा है। बाकी आईपीओ भी छोटा ही है, 1300 करोड़ के आसपास का आईपीओ है, 500 करोड़ कंपनी के पास, बाकी 800 करोड़ पुराने लोग ले जाएंगे कंपनी के, बट जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी। अप्लाई करने के लिए आप लोग को यहाँ पर इतना रिटेल में, इससे ज़्यादा मत अप्लाई करना। एचएनआई में स्मॉल वाली की बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा मत अप्लाई करना, 14 लॉट से ज़्यादा करना हो कर लो, मिलनी इतना ही है, कोई चांसेस वांसेस नहीं बढ़ती। ठीक है, इसके अलावा जो लोग यहाँ पे बिग एचएनआई में अप्लाई करना चाहते हैं, आप लोग को यहाँ पर आई थिंक कितनी है, हाँ 69 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। वो कहीं कहीं पे 69 होता है, कहीं पे 68 होता है, 69 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, मिलेंगी आपको भी 14 ही लॉट। बाकी जो अमाउंट है 8 लाख रुपए का, वो रिफंड आ जाएगा। तो कैटेगरी आप लोग की डिफरेंट हो जाएगी, खाली स्मॉल एच एन आई, बिग एच एन आई। स्मॉल एच एन आई में 2 में से एक, डेटा आज का बेकार है, डेटा मंडे को ये ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा, तो इसको अभी कवर करना बेकार है मेरे लिए, आप लोग का भी टाइम ही खराब होगा। इसके बाद बात करता हूँ जीएमपी की, उससे पहले बात कर लेता हूँ मैं एक बार कैनरा रेबेको की। कैनरा रेबेको इज अ होल्ड करने वाला आईपीओ मार्केट में आया है। अगर किसी को ये लगता है तो प्लीज़ इसको होल्ड करना, प्रॉफिट इन लोगों का धमाकेदार है और मार्केट कैप उस सेंस में काफ़ी छोटा है। अब एएमसी है, कैनरा म्यूचुअल फंड, मार्केट कैप इन लोगों का सिर्फ 5,300 करोड़ के आसपास का है, और प्रॉफिट देखोगे तो वो शानदार है, मतलब 60, 80, 125, 180, 190 वो इंक्रीज कर रहा है तेजी से। तो कैनरा रेबेको होल्ड कर सकते हैं आप लोग, प्लीज़ होल्ड करिएगा। इसका भी आज डे 2 है, ये और रूबीकॉन साथ में बंद हो रहे हैं। फर्क इतना है कि यहाँ पे अलॉटमेंट 3 लाख लोगों के आसपास लोगों को मिलेगी, क्योंकि ये आईपीओ में रिटेल कोटा
35% का है। इशू साइज दोनों का सेम ही है, 1300 करोड़ 1300 करोड़, लेकिन उस पर 10% है, यहाँ पर है आप लोगों का 35%, तो ये फर्क आ जाता है। बाकी यहाँ पे भी रिटेल में एक ही लॉट अप्लाई करिएगा तो कि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका होगा, अगर नहीं हुआ है तो मंडे तक हो जाएगा, बिना डेटा देखे मैं ये बात कर रहा हूँ। इसके अलावा एच में 14 लॉट, स्मॉल एच की बात कर रहा हूँ, और बिग एच में अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करिए। वहां पे 69 था, यहाँ पर 68 है। बिग एच में भी मिलेगी 14 ही लॉट, लेकिन कैटेगरी चेंज हो जाएगी, अलॉटमेंट की चांसेस चेंज हो जाएंगी, प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं कैनरा रेबेको के बारे में, तो कैनरा रेबेको में आज तो खैर आईपीओ अंडर सब्सक्राइब था, मंडे तक आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। जेएमपी थोड़ी सी यहाँ पर कम चल रही है एज कम्पेयर टू लाइक, इस चक्कर में थोड़ा सा यहाँ पर आईपीओ कम सब्सक्राइब्ड है। सेकेंडली लोगों का पैसा भी यहाँ पर टाटा कैपिटल और ये एलजी वाले में ब्लॉक्ड है, तो मंडे तक ये सब पैसा निकल चुका होगा। उसके बाद सब कैनरा रेबेको और रूबिकॉन और कैनरा एचएसबीसी में ही अप्लाई करते हुए आप लोग को नजर आएंगे। इसलिए मुझे पता है कि मंडे तक यहाँ पर सारे आईपीओस का जो डेटा है वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं, अगेन अ डिसेंट आईपीओ, 5,90,000 लोगों को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलेगी। ये कंपनी होल्ड करने लायक है कि नहीं है, इस पर मुझे थोड़ा सा रिसर्च एक बार करनी पड़ेगी, क्योंकि डेटा यहाँ पर भी उतना अच्छी तरीके से अपडेट नहीं हुआ है, मार्केट कैप वगैरह। बाकी प्रॉफिट भी स्टेबल ही नजर आ रहा है। स्टेबल तो खैर कंपनी से ऐसे समझ में आ रहा है कि ना एचएसबीसी का लाइफ इंश्योरेंस चलता था, ना कैनरा का लाइफ इंश्योरेंस चलता था, एकदम फैक्चुअल बातें बता रहा हूँ मैं। इसलिए दोनों मर्ज हुई थी, क्योंकि दोनों बंद होने की कगार पे थी, तो मर्ज होने के बाद कैसे तैसे करके बस चली रही थी। अब होल्ड करना है कि नहीं करना है वो मैं आप लोगों को इस पे एनालिसिस करने के बाद ही बताऊंगा। फिलहाल जेएमपी की बात कर लेता हूँ, कैनरा एचएसबीसी का तो नहीं चल रहा है, तो उस हिसाब से तो फिर अवॉइड ही करना है। कैनरा म्यूचुअल फंड, कैनरा रेबेको जो एएमसी है, ये कंपनी बढ़िया है, जेएमपी कम चल रहा है एज कम्पेयर टू रूबिकॉन, अदरवाइज द कंपनी इज डिसेंट। आई मीन 30 रुपीज़ का जीएमपी चल रहा है, 10% का 1500 रुपये के आसपास का प्रॉफिट है। इसको होल्ड करने लायक कंपनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा कल परसों में। और रूबिकॉन में आप लोग मंडे को अप्लाई कर दीजिएगा आराम से, मंडे को 5 बजे से पहले पहले रूबिकॉन में फिलहाल अप्लाई करिए। और होल्ड करना है कि नहीं करना है इस पर भी मैं बाद में बनाऊंगा। अब क्वेश्चन आता है कि भैया टाटा कैपिटल में क्या करें, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था वो क्या करें। देखिए सर, मैंने कल भी वीडियो में कहा था और परसों वाली वीडियो में भी मैंने कहा था, परसों से दिन पहले वाली, टाटा कैपिटल का मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आईपीओ हो सकता है डिस्काउंट में ना लिस्ट हो, होना चाहिए डिस्काउंट में, होना चाहिए, मैंने हर बार बोला होगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ होना चाहिए, ना हो क्योंकि टाटा का नाम वाम है, 1-2% 5% का गेन मिल जाए, मैंने ये भी कहा था वीडियो में, बट उसका कोई पॉइंट नहीं है। 1-2% के लिए क्या ही फालतू में सर दर्द लेना मतलब। ठीक है, बाकी कंपनी हल्का सा ओवर वैल्यूड है, उसमें मैं कोई डाउट वाली बात नहीं है। अगर यही सेम प्रॉफिट आप किसी दूसरी सेम इंडस्ट्री की कंपनी में देखोगे, टाटा कैपिटल देखो यहाँ पर क्या करती है। अगर मैं टाटा कैपिटल का आप लोगों को फॉर एग्जांपल वेबसाइट दिखाता हूँ, यहाँ पे टाटा कैपिटल पर्सनल लोन देती है, होम लोन देती है, ओडी वगैरह देती है, यूज्ड कार लोन, टू व्हीलर लोन, बिजनेस लोन, इसके अलावा टू व्हीलर लोन, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी हो गया, और म्यूचुअल फंड लोन वगैरह भी देती है, क्रेडिट कार्ड भी बेचती है, ये सारी कंपनी यहाँ पे करती है। ठीक, वेरी गुड। म्यूचुअल फंड बेचती है, टाटा म्यूचुअल फंड इसमें नहीं आता है, म्यूचुअल फंड बेचना बोल रहा है, टाटा म्यूचुअल फंड का काम इस कंपनी में नहीं आता है, दो अलग चीज़ें हैं। यही काम मार्केट में और भी कंपनीज करती हैं, कोई भी आप कैपिटल सर्च करोगे, आदित्य बिरला कैपिटल हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, बहुत सारी हैं सर, कोई अकेली कंपनी ये नहीं है। इसकी मार्केट कैप हल्का सा ज़्यादा है, आदित्य बिरला का मार्केट कैप देखो लेजिट उससे आधा है, और प्रॉफिट देखोगे तो उतना ही प्रॉफिट है, उतना ही प्रॉफिट में ये आधे पे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, सेम चीज़ अगर मैं आप लोग को बजाज फिनसर्व से दिखाऊं, ठीक है, बजाज फिनसर्व से मैं दिखा देता हूँ, 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, और प्रॉफिट अगर देखोगे इनका तो लगभग 7,000 करोड़ के आसपास का है, मतलब कि 50% ज़्यादा है। तो बजाज फिनसर्व चलो फिर भी पुरानी कंपनी है, या अगर मैं कोई और कंपनी यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो हल्का सा वही वाली बात है, कंपनी स्लाइटली ओवर वैल्यूड मुझे लग रही है टाटा की। मैं ये नहीं कह रहा कंपनी यहाँ से बहुत आधी हो जाएगी, स्टेबल रहेगी, क्योंकि टाटा का नाम जोड़ा हुआ है तो गिरेगी नहीं, बट ये है कि अगर आप लोगों को आईपीओ मिला है, एग्जिट करिए, लार्ज कैप कंपनी है, कुछ ज़्यादा अपसाइड यहाँ पर है नहीं, लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे तो बात अलग ही, और यहाँ पर लंबे समय 1 साल नहीं आता है, यहाँ पर लंबा समय फिर 3-4-5 साल आता है, क्योंकि ये ऑलरेडी लार्ज कैप बन चुकी है। लार्ज कैप के बाद फिर तो अब क्या ही मतलब मैं बोलूँ, पैसा तब दुगना होगा जब ये 1,40 से दुगना होगी, 2,90 पे जाएगी, 2,80 पे, तब पैसा दुगना होगा। तो बहुत टाइम है उसमें, इतनी जल्दी पैसा ऐसा बढ़ेगा नहीं है, तो उस हिसाब से माइंड में रखिएगा। बाकी अभी की सारी वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से कल परसों में एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड सी यू सून।